फिजिक्स केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते थे मैट्रिक उट्रिक में, उस समय फिजिक्स का केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता था। खाली फ्रिक्शन बोलने से थोड़ा फ्रिक्शन समझ में आता है, न्यूटन लॉ। ठीक है, तो हर चीज किताब का नॉलेज और किताब के नॉलेज पे उसको करके देखना कैसे होता है नहीं होता है, वो तो होता ही तभी समझ में आता है और तभी याद भी रहता है। संस्कृत का श्लोक थोड़े कि रट्टा मार के याद कर लेंगे, है ना। तो हम लोग देख रहे थे कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम जो हम लोग बात कर रहे थे डीबीएमएस के पहले जो सिस्टम था, एक बार याद दिला दें फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम वो सिस्टम है जो डेटाबेस आने के पहले हम लोग डेटा स्टोर करने के लिए यूज करते थे। ठीक है, म्यूट करके रखो सोनू कुमार, विष्णु शर्मा, म्यूट करो। तो ये हमारा वो सिस्टम है जिसमें हम डेटा स्टोर करते थे। ठीक उसी तरह से जैसे नोटपैड में डेटा स्टोर होता है, वर्डपैड में डेटा स्टोर होता है, एमएस वर्ड में डेटा स्टोर होता है फाइल में, तो उसी तरह से करते थे। और क्योंकि हमारे पास कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं था, इसलिए हमको डेटाबेस मैनेज करने के लिए हमको अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता था। ठीक है, ये हाई लेवल लैंग्वेज में सी हो सकता है, C++ हो सकता है, उस समय C++ ही ज़्यादा चलता था। जावा भी हो सकता है, नॉट इवन पाइथन भी हो सकता है। पाइथन में भी ये फैसिलिटी है कि हम फाइल इनपुट आउटपुट कर सकें। तो इस तरह का प्रोग्राम लिखते थे। आसान लैंग्वेज है क्या? तो बाद में अभी यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो हम ये प्रोग्राम लिखते थे ताकि हम डेटा इनपुट आउटपुट कर सकें। ओके, तो अब डेटा इनपुट आउटपुट तो हो गया मेरा। तो अब हमको ये जानना है कि डेटा जो हम इनपुट आउटपुट कर रहे थे फाइल में, वो फाइल का नेचर कैसा कैसा होगा, कौन कौन सा फाइल होगा मेरा। तो पहला तो मास्टर फाइल है जिसके बारे में हम लोगों ने कल बात किया था। ये वो फाइल है जिसमें मास्टर डेटा रहता है। मास्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट डेटा, इसी के आधार पे हम ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमारे जो हम बिग बाजार में मतलब हमारे एक शॉप है, तो शॉप में जितना प्रोडक्ट है सारा मास्टर फाइल में रहेगा। जितने एम्प्लॉई हैं, जितना हमारा सप्लायर है, तो सारा का सारा मास्टर फाइल में रहेगा। लेकिन जो रोज बेचेंगे खरीदेंगे वो ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह से जैसे तुम लोग का एक मास्टर फाइल है हमारे पास, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, कौन बच्चा किस कोर्स में एडमिशन लिया है, उसका एड्रेस है, फोन नंबर है। ये एक मास्टर फाइल है मेरे पास। इस मास्टर फाइल के आधार पे हम ट्रांजेक्शन फाइल बना रहे हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन रख रहे हैं कि किसका कितना फीस जमा हुआ और कितना ड्यूज है, या कौन कब किताब लिया लाइब्रेरी से और किताब कब रिटर्न किया। ठीक है, ये इस तरह का, इसको बोलेंगे ट्रांजेक्शन फाइल। ट्रांजेक्शन फाइल में हम क्या रेफरेंस ले रहे हैं, मास्टर फाइल का रोल नंबर ले लिए और बाकी हम काम कर लिए। ठीक है, ये हमारा मास्टर और ट्रांजेक्शन फाइल। सर मास्टर फाइल का वैल्यू बदल सकता है सर? क्या सर ट्रांजेक्शन फाइल मास्टर फाइल का वैल्यू चेंज कर सकता है? मास्टर फाइल उसको इफेक्ट कर सकता है सर? ट्रांजेक्शन फाइल मास्टर फाइल का वैल्यू को इफेक्ट कर सकता है या नहीं सर? हाँ, कल हम लोग बात किए ना, जैसे मान लो कि हमारे जो हमारा जो शॉप है उसमें कोई प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट हम शैम्पू ले लेते हैं, ठीक है ना, हेड एंड शोल्डर शैम्पू, वो मेरे पास 50 बॉटल था। ठीक है, ये मास्टर फाइल में डेटा लिखा हुआ है 50 था। तुम आके एक बोतल खरीद के ले गए, तो मेरे स्टॉक में कितना बच गया, 49 हुआ। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन होगा, वो ट्रांजेक्शन फाइल में जो डेटा डालेगा ही, एक ट्रांजेक्शन बनेगा कि भाई हमने आज एक हेड एंड शोल्डर बेच दिया। तो ये ट्रांजेक्शन जब होगा तो ये ट्रांजेक्शन हमारे मास्टर फाइल को अपडेट करेगा, डेटा वहाँ चेंज करेगा, 50 से 49 हो गया। ऐसे बिकता जाएगा, वो कम होता जाएगा। जब हमको लगेगा कि कम हो गया है तो हम फिर ऑर्डर करेंगे कंपनी को, कंपनी 100 पीस भेज देगा, तो फिर एक ट्रांजेक्शन हुआ। अभी हम सेल का ट्रांजेक्शन कर रहे थे, अभी परचेज ट्रांजेक्शन हुआ। ये परचेज ट्रांजेक्शन जब 100 पीस का होगा तो फिर मेरा मास्टर फाइल में 100 पीस ऐड हो जाएगा। ठीक है, 100 पीस ऐड हो गया। ये हो सकता है, मतलब अनिवार्य नहीं है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, लेकिन ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। इसके बाद हमको देखना था कि आउटपुट फाइल क्या है। आउटपुट फाइल मेरा, उस फाइल को आउटपुट फाइल कहेंगे जब एक फाइल हम लिए और लेने के बाद जब एक रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, मतलब इनपुट मतलब हम डेटा ले रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग करने से आउटपुट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वो आउटपुट फाइल है मेरा। ठीक है,
वो आउटपुट जो है हमारा अगर डेटाबेस के शक्ल में है तो बोलेंगे आउटपुट फाइल है, अगर वो हम प्रिंट आउट कर दिए एक अच्छे से फॉर्मेट बना के तो उसको बोलेंगे कि ये रिपोर्ट है। समझना बात फिर से, आउटपुट फाइल कहने का मतलब कि अगर हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं और हमारे जो स्टोर का जो ओनर है वो बोलते हैं क्या कि भाई आज पूरे दिन में अभी फेस्टिवल का टाइम है, हम लोगों ने बेडशीट कितना बेचा है जरा बताइए तो। ठीक है, हम क्या बोले थे कि डेटाबेस में सारा क्यूरी हम कर सकते हैं, जितना डेटा डालेंगे वो सारा डेटा हमको मिलना चाहिए। तो जितना ट्रांजेक्शन बेडशीट का हुआ था उस सबको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करने के बाद बताएंगे भाई कि हम लोग 1.5 लाख रुपए का बेडशीट बेचे हैं। ठीक है, ये जो आउटपुट फाइल हुआ अगर ये डेटाबेस के शक्ल में है तो आउटपुट फाइल हो जाएगा। ठीक है, प्रोग्राम के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे उसको। अगर इसी चीज को अगर हम प्रिंट आउट निकाल दें बहुत अरेंज करके, हेडर अरेंज कर दें ऐसे टोटल सेल और ये वो करके निकालें तो उसको बोलते हैं रिपोर्ट। ठीक है, वो रिपोर्ट अगर हम प्रिंट आउट कर देंगे उसको तो बोलेंगे रिपोर्ट फाइल हो गया। अगर वो डेटाबेस के शक्ल में देंगे उनको मतलब सॉफ्ट कॉपी तो हम बोलेंगे कि वो आउटपुट फाइल हो गया। समझ में आ रही है बात? अच्छा, Yes, सॉफ्ट sir. कॉपी यस को सर, आ आउटपुट रही है। हाँ, अब रहा एक और फाइल है बैकअप फाइल। तो बैकअप फाइल तो तुम लोग इससे परिचित हो गए हमको लगता है, क्या होता है बैकअप? यस सर, तो डुप्लीकेट कोई भी होता है चीज को उसको मतलब रखते फोन में हैं। डुप्लीकेट बैकअप बनाकर रखते हैं ताकि डिलीट हो नहीं, जाए तो अगर फिर कोई से वहाँ से चीज निकाल आप डिलीट करते हैं तो उसको कोई आप चीज बैकअप फिर से स्टोर कर लेते कर सकते हैं। बिल्कुल यस बिल्कुल उसका बिल्कुल। उसका एक डुप्लीकेट फाइल होता है सर। हाँ, सर तो उसका एक बैकअप फाइल में डुप्लीकेट स्टोर हो फाइल जाता होता है है सर। जिससे हम बैकअप लेते हैं बाद में डिलीट फाइल डिलीट हो जाए तो वहां से हम इसको वापस से कॉपी कर सकते हैं। एग्जैक्टली होता है क्या, देखो डेटाबेस के आधार पे एक कंप्लीट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम रन करता है। ठीक है, पूरे बिग बाजार में अगर उसका डेटाबेस अगर खराब हो जाए एक एक टॉफी नहीं बेच पाएगा, मतलब टॉफी तो बेच ही देगा, वैसा कोई चीज जो बिल बनता हो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तुम बैंक में जाओगे पता चला कि लिंक फेल है तो एक को पैसा जमा निकासी नहीं होगा, एक ही पैसा न जमा होगा ना निकासी होगा। तो डेटाबेस ऐसा का होता है सर। डेटाबेस बहुत बड़ा चीज है। अगर लिंक फेल हो जाता है रेलवे का तो टिकट नहीं कटता। ठीक है, तो हम लोग अब ये समझ गए कितने तरह का फाइल बनता है, दैट इज नाउ क्लियर। इसके बाद हम लोग देख रहे थे कि ये कौन ठक ठक कर रहा है, संजय कुमार क्या कर रहा है जी? इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, अब देखो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम तो हम लोग समझ गए क्या है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पहले जैसे हम फाइल स्टोर करते थे, जो फाइल हम बनाते थे, सर आवाज पूरा लेस हो रहा है, क्या हो रहा है? आवाज कट कट के आ रहा है पूरा। सबको आ रहा है क्या कट करके कि तुम ही को आ रहा है? नहीं बहुत सर, सही। क्लियर है सर। सबको तो ठीक आ रहा है। सही है। ठीक है, तो इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम दे आर सम वे टू ऑर्गेनाइज रिकॉर्ड। हम कोई भी चीज कैसे रखते हैं इसकी बात हम कर रहे हैं। कोई भी चीज हम कैसे रख रहे हैं कि कैसे मतलब हम निकालें। अगर क्या ऐसा सिस्टम है कि हम कोई भी चीज को ऐसे पैक कर दे रहे हैं कि हमको उसके पहले का सारा चीज हटाना पड़े तभी हम निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये हुआ, एक तरीका ऐसा है कि हम कुछ ऐसे रखें जैसे मान लो एक के ऊपर एक किताब रखते हैं, ठीक है, और हमको नीचे से दूसरा किताब निकालना है तो हमको उतना किताब हटाना पड़ेगा। क्लियर है? अगर हम खड़ा करके किताब रखते हैं तो हम कोई भी किताब डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं बगैर एक दूसरे को हटाए हुए। क्लियर है? तो हम इसी तरह से हम ये समझना चाह रहे हैं कि हम फाइल में रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। हम लोग फाइल में रिकॉर्ड कैसे रखते हैं, मतलब कहें कि हम लोग फाइल को ऑर्गेनाइज कैसे कर रहे हैं। ठीक है, हाउ दैट फाइल इज ऑर्गेनाइज विद द डेटा, विद द रिकॉर्ड। क्लियर है? तो हम बेसिकली 3 तरह का फाइल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं फाइल सिस्टम में, और हम लोग ये फॉक्सवेल में भी देखेंगे। ठीक, अब सबसे पहला है सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस कहने का मतलब ये होता है कि एक रिकॉर्ड के जस्ट सटे हुए दूसरा रिकॉर्ड, फिर तीसरा रिकॉर्ड, ऐसे ही एक के बाद एक रिकॉर्ड बढ़ा रहेगा। वैसे कंडीशन में अगर हमको 1000 रिकॉर्ड है मान लो और हमको 999वां रिकॉर्ड चाहिए तो हमको सारा 998 रिकॉर्ड ट्रैवल करना पड़ेगा, हमको वहां घूमना पड़ेगा, तब जाके वहां पहुंचेंगे। हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। इसको बोलते हैं सीक्वेंस में एक्सेस करना। ठीक है,
तुम लोग वो देखे हो पहले जो एक कैसेट आता था, वीडियो कैसेट या ऑडियो कैसेट, जिसमें रील जैसा लपेटा रहता था? नील था, हाँ, काला रंग। यस सर। देखे हो? यस सर। यस सर, ठीक है। कैसेट। यस सर। तो उसमें कोई गाना अगर सुनना हो तो हम लोग क्या करते थे, रिवाइंड और फॉरवर्ड करना पड़ता था। हम लोग को यस सर। रिवाइंड फॉरवर्ड करके हमारे पहुंचना पड़ता था, हम डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन सीडी में वो बात तो नहीं है, सीडी में हम लोग डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, मोबाइल में डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, सिर्फ हमको टच करना है और वो गाना बजने लगता है। तो हम बोलते हैं उसको सीक्वेंशियल एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस क्या होता है कि एक के बाद दूसरा रिकॉर्ड, उसके बाद तीसरा रिकॉर्ड, इस तरह से रिकॉर्ड ऑर्गेनाइज होता है हमारे फाइल में। ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड वन आफ्टर अनदर इन द ऑर्डर ऑफ देयर इनपुट। मतलब जैसे से इनपुट, मान लो हम पहला रिकॉर्ड डाले, पहला रिकॉर्ड सोनू कुमार का आया, हम डाले सोनू कुमार, ठीक है। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड दिलखुश का डाले, तीसरा रिकॉर्ड संजीव का डाले, चौथा स्वाति का डाले, तो ये रिकॉर्ड भी वैसे ही सेव होगा। पहला सोनू का, दूसरा दिलखुश का, ऐसे करके सेव होता रहेगा। वो फिजिकली डेटा जिस ऑर्डर में वो अराइव हो रहा है डेटा, उसी ऑर्डर में वो सेव होगा, ठीक है। अब हमको डेटा, अब हमको रोल नंबर 4 का डेटा चाहिए, तो क्या करेंगे, पहला रिकॉर्ड पढ़ेंगे, पहला रिकॉर्ड पढ़ेंगे और उसका रोल नंबर मैच करेंगे, भाई रोल नंबर 4 है, नहीं है। अगला रिकॉर्ड पढ़ेंगे, उसका रोल नंबर 4 है, नहीं है, फिर तीसरा रिकॉर्ड पढ़ेंगे। ऐसे करके हम पढ़ते जाएंगे रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, और हम उसका रोल नंबर हम उसको मैच करते जाएंगे, और जहां मैच हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि अब हमको ये रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड मिल गया, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसमें हर रिकॉर्ड सीरियली हम रिट्रीव करते हैं। If, for example, if a sequential database file has 1,000 records and one has to read 1,000th record, then he may have to navigate all 999 records. बगैर उसको नेविगेट किए हुए आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। डायरेक्ट वाला हिसाब किताब नहीं है, जब वही कैसेट वाला हिसाब किताब है कि आपको उतना दूर आपको जाना ही पड़ेगा, तब जाके आप वहां पहुंचिएगा और वहां जाके आपको रिकॉर्ड मिलेगा। इसका डिमेरिट क्या समझ में आता है बताओ? टाइम लॉस, टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम ज्यादा लॉस ऑफ लगेगा, टाइम। बिल्कुल। अगर डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो, डेटाबेस का साइज बहुत बड़ा हो, 1000 की जगह 10,000 रिकॉर्ड है, ठीक है, 50,000 रिकॉर्ड है, तो कितना टाइम लगेगा सोच सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज तो ये हो गया। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज है कि एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है हमको, अलग से कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, हम बना देंगे 10 लाइन का कोड लिखेंगे प्रोग्रामिंग में और हम डेटा सेव कर लेंगे वहां बहुत आराम से, बगैर किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के नीड के। आसान है, सस्ता है, छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहां बहुत कम रिकॉर्ड है वहां के लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। मान लो हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं जहाँ पे 200 या 250 बच्चा है, तो 200-250 रिकॉर्ड के लिए कोई बड़ा बात नहीं है, हम आराम से कर लेंगे, ठीक है। सिंपल एंड इजी, सिंपल एंड इजी, मेंटेनेंस में इजी। डिसएडवांटेज, इफ द रिकॉर्ड नंबर इज मोर देन दैट एफिशिएंसी विल डिक्रीज, ठीक है। डिसएडवांटेज कि रैंडम सर्च नहीं कर सकते हैं, रैंडम सर्च नहीं कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी कहने का मतलब ये होता है एक ही तरह का डेटा हम बार बार स्टोर करना पड़ता है, मतलब मल्टीपल टाइम हमको डेटा स्टोर, क्योंकि वो मास्टर फाइल और ट्रांजेक्शन फाइल में जो रिलेशन है, वो रिलेशन अगर एस्टैब्लिश करना चाहेंगे जो डेटाबेस में होता है, उसके लिए हमको अलग से बहुत और बड़ा कोड लिखना पड़ेगा। तो वो कोड लिखने जो टाइम जाएगा, उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो डेटा को दोबारा सेव करते हैं। रिडंडेंसी समझ में आएगा जब हम लोग फॉक्सो शुरू करेंगे तब। रिडंडेंसी का मतलब ये समझो कि डेटा, एक सेम तरह का डेटा हम दोबारा कहीं और स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, डुप्लीकेसी हो रहा है डेटा का, ये रिडंडेंट डेटा हमारा हो जाता है। इसके बाद आता है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस जिसको हम बोलते हैं, ऐसा समझो कि तुमको कोई सामान तुम्हारे घर में नहीं मिल रहा है और तुम, हम, मेरे यहाँ तो ऐसा होता था कि हम कभी कोई सामान कहीं रख के छोड़ के भूल जाते थे और बाद में हमको नहीं मिलता था, तो हम अपनी माँ से पूछते थे कि हमारा वो सामान कहाँ है, तो माँ बोलती थी
फलाने रूम के फलाने रैक पे यहाँ पे रखा हुआ है। तो हमको कहीं खोजना नहीं पड़ता था, हम एकदम वहीं उसी लोकेशन पे जाते तो सामान मिल जाता था। ठीक है, आज तुमको अगर कोई बुक खोजना है अपने घर में तो तुम कहाँ खोजोगे? जहाँ तुम रखे होगे। अगर तुमको याद है तुम कहाँ रखे हो तो ढूंढने का बात ही नहीं है, वो खोजना नहीं है, तुम रैंडमली उस पर एक्सेस कर सकते हो, एकाएक एक्सेस कर सकते हो। हाँ कि ना बताओ? यस सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. एक तरीका ये था कि हम बहुत बड़ा डेटाबेस अगर है तो हम ऐसा कुछ उपाय सोचना चाह रहे थे कि डेटा जब अराइव हो हमारा, हमको उसी समय पता हो कि हमको कहाँ रखना है, उसी समय पता हो कि कितने नंबर रिकॉर्ड में इसको रखना है, ताकि हमको बाद में ढूंढना ना पड़े। तुम बोलो रोल नंबर 4, तो ला अच्छा रोल नंबर 4 तो वहाँ है, निकाल के रख देंगे। रोल नंबर 12 वहाँ है, ला कर रख देंगे। ठीक है, तो हमको अगर कोई भी सामान रखने के पहले पता हो कहाँ रखना है तो हम उस आराम से ढूंढ लेंगे। ये लॉजिक था जिसके कारण हम ये रैंडम एक्सेस फाइल बना पाए। This file organization is used for immediate access the record. In this type of file organization, hash function is used to calculate the address of the record. The hash function can be a simple or complex mathematical function. Hash function, this is a function, हम लोग देखेंगे भी। तो पहले हम दिखा देते हैं तुमको। देखो, हम ऐसा फंक्शन पढ़े हो तुम लोग मैथ में, y बराबर fx, और fx का x की जगह पे हम कुछ और यूज करते हैं। ठीक है, fx बराबर x प्लस 2, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू क्या होगा? समझ में आ रही है बात? तो ये है हमारा y का वैल्यू डिपेंड कर रहा है फंक्शन ऑफ x पे, और फंक्शन ऑफ x को हम लोग कैसे बता रहे हैं कि x मॉड कुछ नंबर, कोई नंबर हम बताएंगे, मैजिक नंबर है। ठीक है, x मॉड, मॉड मतलब भाग देंगे तो रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। ठीक सर है, आवाज नहीं आ आवाज नहीं आ रहा है जी? Yes, sir. आ रही है उसका नेट Yes, प्रॉब्लम sir. आने हाँ, लगा, ये आवाज आने लगा। ठीक है, अब देखो यहाँ हम एक हैश फंक्शन बनाते हैं। एक एग्जांपल के लिए हैश फंक्शन हम यही जरूरी नहीं है वो मैथमेटिक्स के आधार पे वो सिंपल या बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शन हो सकता है। समझने के लिए हम कह रहे हैं क्या कि रिकॉर्ड नंबर हम फाइंड आउट करेंगे, किसी एक की को उठाते हैं। लेट अस सपोज कि रोल नंबर है ना, रोल नंबर, तो रोल नंबर कितना, क्योंकि रोल नंबर सबका तो अलग अलग होगा, एक बैच में तो सबका रोल नंबर अलग होगा, उसके आधार पे कि सबका रोल नंबर अलग अलग है। तो ठीक है, तो रोल नंबर का जो वैल्यू हम एक्स की जगह पर पुट करेंगे तो हमको वाई का जो ये वाला वाई का रिजल्ट अलग अलग आएगा। ये सोच के हम ये काम कर रहे हैं। तो रोल नंबर एक की उठाए और लिखे मॉड 60, तो रिकॉर्ड नंबर को वाई मान ले रहे हैं और इसको एफ मान ले रहे हैं। तो इसको ऐसा करते हैं हम लोग कि वाई बराबर एफ एक्स बराबर एक्स मॉड 60। ठीक, अब देखो, अब इस फंक्शन पे हम यूज करते हैं कि रोल नंबर 1 तो 1 मॉड 60 क्या होगा, y का वैल्यू क्या आएगा बताओ? 1 mod 60 यहाँ रोल नंबर 1 डिवाइड बाय 60 और हमको रिमाइंडर कैलकुलेट करना है। एक में ऐसे से 60 से भाग देंगे तो भाग तो जाएगा नहीं, एक में 60 से भाग जाएगा? नहीं सर, नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर 1 का 1 बचेगा। ठीक है, तो हम रोल नंबर 1 और मॉड 60 तो रिकॉर्ड नंबर भी 1। ठीक है, तो रोल नंबर हम इंटर करते जाएंगे और हमको जो फंक्शन है हैश फंक्शन उसके हमको रिकॉर्ड नंबर मिलता जाएगा। यहाँ पे ये सेम आ रहा है, दैट इज नॉट नेसेसरी कि रोल नंबर और रिकॉर्ड नंबर सेम ही हो, ऐसा फंक्शन बन गया है कि वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो हर रिकॉर्ड नंबर पे एक हमको रिकॉर्ड नंबर मिलेगा, हर रोल नंबर पे एक रिकॉर्ड नंबर मिलेगा, हर रोल नंबर पे रिकॉर्ड नंबर मिलेगा। तो अब क्या होगा कि हमको कोई बोलता है कि रोल नंबर 4, अच्छा 4, तो हम वही फंक्शन पे हम रन कराएंगे, x बराबर 4 देंगे, मॉड 60 करेंगे, y का वैल्यू 4 आएगा, और y का वैल्यू क्या है, ये रिकॉर्ड नंबर है, हम सीधे 4 चौथा नंबर रिकॉर्ड पे आएंगे और उठा लेंगे डेटा। विष्णु शर्मा आवाज आ रहा है तुम्हारी तरफ से? ठीक है, सर अब ये देखो, म्यूट करने के लिए बोलिए ना। हमको बोलना पड़ेगा। क्यों बोलेंगे म्यूट करने के लिए? अपना दिमाग नहीं है? सबको बोलोगे ना म्यूट करने के लिए?
म्यूट करो ना, कौन है? हम कर दे म्यूट, अब तुम म्यूट भी नहीं कर पाओगे, जो सवाल पूछना होगा चैट करना है। नया नया अभी है, थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ये सर्च की है, जैसे हमने रोल नंबर लिए थे, ये रोल नंबर है, लेट अस सपोज दिस इज द रोल नंबर, और कोई हैश फंक्शन है, और लाल वाला जो लकीर है देखो 101 लेके जा रहा है हैश फंक्शन में, तो उसको 9 मिल रहा है। तो यहाँ से एक सर्च की है, जैसे हमारे केस में रोल नंबर था वो, और हैश फंक्शन से कोई ना कोई वैल्यू मिलेगा हमको, तो हम क्या करेंगे कि हम रखते समय भी हैश फंक्शन यूज करेंगे और उसको रिट्रीव करते समय भी हैश फंक्शन यूज करेंगे। तो जिस समय हम 101 नंबर रोल रख रहे होंगे इस हैश फंक्शन के थ्रू, तो 9वां नंबर रिकॉर्ड पे आया होगा, तो हम जब सर्च करेंगे तब भी हैश फंक्शन यूज करेंगे, तब भी हमको 9वां नंबर मिलेगा। तो हम रैंडम हम उठा लेंगे इसको, हमको सर्च नहीं करना पड़ेगा। 9 नंबर तक आने के लिए हमको 1 से 8 तक नेविगेट नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब यहाँ पे देखो 101 को 9 कैसे मिल गया? 101 को 9 जो मिला है वो इस हैश फंक्शन के थ्रू मिला है। ये हैश फंक्शन कोई फंक्शन होगा, हम उस फंक्शन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम इस फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन मैंने लिखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम तो बताते कैसे मिलेगा, ठीक है। ये फंक्शन दिख नहीं रहा है ना, यहाँ फंक्शन ये समझाने के लिए है कि कोई फंक्शन लिखा गया जिसमें 101 इनपुट दिए थे, fx बराबर समथिंग, और x का वैल्यू 101, तो y का वैल्यू आया 9, ठीक है। और उस 9 के आधार पे हम लोगों ने डेटाबेस में उसको 9th रिकॉर्ड दिया, ठीक है। यहाँ पे ये हैश फंक्शन है जो हम लोग अभी मैंने लिखा है। अब यहाँ तक तो क्लियर है? हैश फंक्शन नथिंग बट अ फंक्शन। अगर तुम फंक्शन पढ़े होगे तो ऐसे ही फंक्शन होता था, fx बराबर समथिंग, मतलब ऐसा लिखते हैं कि f ब्रैकेट में एक बराबर x प्लस 5, ठीक है, x प्लस 5। तो fx बराबर x प्लस 5, और fx का वैल्यू हम कंप्यूट करेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा। तो x बराबर हम लेते हैं 10, तो fx का वैल्यू क्या होगा? 10 प्लस 5 15। बहुत सिंपल, ऐसे ही होता है। मान लो fx बराबर लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 2, और x का वैल्यू हम बोलते हैं 2 के लिए कैलकुलेट करो, तो 2 के लिए क्या होगा? 2 दूनी 4, ऐसा कितना बोले थे? 2, 6 हो जाएगा। सिंपल। ऐसा ही फंक्शन है, हैशिंग टेक्निक यूज करते हैं जब हम लोग एड्रेस का, मेमोरी का ऐसा कुछ बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हैश फंक्शन। सिंपल फंक्शन में और हैश फंक्शन में एक डिफरेंस है जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। हैश फंक्शन में और सिंपल फंक्शन में, सिंपल कोई भी फंक्शन को हैश फंक्शन नहीं बोलेंगे, क्यों? अब देखो यहां तक तो बात समझ में आ गया। 59 तक तो बहुत अच्छा से हम भाग दे रहे थे 60 से, भाग जा नहीं रहा था, तो जितना का था उतना ही शेष मिल जा रहा था हमको, और वही y का वैल्यू हो जा रहा था, और y का वैल्यू हम रिकॉर्ड नंबर बना देते थे, ठीक। अब क्या होगा जब रोल नंबर 60 आएगा? रोल नंबर अगर 60 आता है तो 60 mod 60, तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 तो हम लोग रखे नहीं है रिकॉर्ड नंबर, 0 तो होगा नहीं। दूसरी बात, 61 नंबर आएगा रोल नंबर, तो क्या होगा? 61 mod 60, मतलब 61 में 60 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? रिमाइंडर क्या आएगा? 61 डिवाइडेड बाई 60 में 1, तो 1 का वैल्यू हो गया रिकॉर्ड नंबर। अब हम जब आते हैं 1 में, तो देखते हैं क्या कि 1 में तो पहले से एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव है रोल नंबर 1 का। 61 नंबर जो है वो तो रोल नंबर 1 में जाएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये जो फंक्शन था एक जनरल फंक्शन था, हाँ ठीक है। तो अब ये हमारा जब दो अलग अलग वैल्यू पे, दो अलग अलग x के वैल्यू पे y का वैल्यू समान हो जाए, तो हम बोलते हैं कि मेरा हैश कोलाइड कर गया, मेरा हैश कोलाइड कर गया। यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है? रोल नंबर 1 के लिए भी रिकॉर्ड नंबर 1 और रोल नंबर 61 के लिए भी रिकॉर्ड नंबर 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं दिस इज हैश कोलिजन। At the time of deciding the hash function, the collision is the
द केयर ऑफ कोलिजन इज टेकन, मतलब कोलिजन ना हो इस बात का पूरा केयर किया जाता है। दैट इज एन एफिशिएंट हैश फंक्शन ऑलवेज रिटर्न डिफरेंट रिजल्ट ऑन डिफरेंट इनपुट। एक्स का वैल्यू अलग अलग हो रहा है तो वाई का वैल्यू भी अलग अलग होना चाहिए। दो एक्स के वैल्यू में दो अलग अलग एक्स के वैल्यू में वाई का वैल्यू सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन कितना भी कुछ करो कभी न कभी ऐसा होगा कि दो अलग अलग एक्स के वैल्यू पे वाई का वैल्यू कोलाइड कर जाए, ठीक है। बट समटाइम्स इफ अ हैश फंक्शन गिव सेम आउटपुट ऑन टू डिफरेंट इनपुट देन इट इज कॉल्ड हैश कोलिजन। इसको बोलते हैं हैश कोलिजन। टू रिजॉल्व हैश कोलिजन देयर आर सम टेक्निक, ठीक है। उसको हम वो टेक्निक है रीहैशिंग या चेनिंग। हम दोनों में से कोई एक टेक्निक यूज करके हैश कोलिजन को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग को हैशिंग नहीं पढ़ना है, हैशिंग पढ़ेंगे हम लोग किसमें, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हैशिंग, या डेटाबेस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमको सिर्फ ये पढ़ना था कि हम रैंडम एक्सेस को समझ सकें, रैंडम एक्सेस क्या होता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सेस कैसे समझेंगे कि रखने के पहले, डेटा स्टोर करने के पहले, हाँ रोहित कुमार चैट में लिखो डेटा हम रिकॉर्ड में मतलब डेटाबेस में कैमा नंबर रिकॉर्ड पे रख रहे हैं, इसके पहले हम कुछ कंप्यूट करके कुछ कैलकुलेशन करके उसका अनुमान लगा लें और वहीं पे रखेंगे, और वहां रखेंगे तो हमको फिर कंप्यूट करके उसको हम रिट्रीव भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे, ठीक है। कोई डाउट तो पूछो। हम ठीक है, हम अनम्यूट कर रहे हैं लेकिन वही अनम्यूट करेगा अपने आप को। हाँ अनम्यूट करके पूछो, जिसको पूछना है वही अनम्यूट करेगा। सर बोल रहे सर इसमें कोई भी नंबर यदि हम डालते हैं तो सर हाँ। 6 से डिवाइड या किसी भी अंक से डिवाइड करेंगे तो एक ही नंबर बार बार आएगा। नहीं समझे क्या बोले। यदि सर 60 से आप डिवाइड कर रहे हैं ना, हाँ तो आप 60 के ऊपर जितना भी नंबर आप लीजिएगा उसमें जो भी उसमें शेष बचेगा क्वेश्चन, वो हाँ। टोटल ही 1 से 60 के इक्वल ही आएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम एक बैच तो में सर- देखो ये सुनो अब बता रहे हैं, ये मैजिक नंबर है, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर, ठीक है। ये मैजिक नंबर कैसे डिसाइड किया कि हम 60 क्यों डिसाइड किए। 60 डिसाइड करने के पीछे रीजन ये था कि हमको पता है कि एक बैच में 60 स्टूडेंट होगा। अगर हमको पता है कि एक बैच में 100 स्टूडेंट होगा तो हम ये जो मैजिक नंबर है वो हम 100 डिसाइड करते, वो हम 100 डिसाइड करते, तब नहीं कोलाइड होता। अगर हम ये अंदाजा लगा पाए कि इस डेटाबेस में टोटल रिकॉर्ड कितना होने वाला है, अगर हम ट्यूशन पढ़ाते हैं